Hello, my dear students. So, in this lecture, we will talk about shapes of atomic orbital. तो हमने अर्लियर लेक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं उसके बारे में बात कर ली है, क्वांटम नंबर्स के बारे में बात कर ली है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उनकी शेप की कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल क्यों होता है शेप में। जैसे यहाँ पे 1s है, ये 2s है, तो इन दोनों की शेप में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंस क्यों आया है ना। ऐसे ही पी ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो नोड्स हैं और ये क्या है 2p x है, ये 2p y है, ये 2p z है। जो x एक्सिस पे नोड्स दिखेंगे आपको तो ऑब्वियसली वो px के होंगे। जो y पे दिखेंगे तो py हो जाएंगे, जैसे z पे दिखेंगे तो 2pz हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप बन रही हैं, यहाँ पे डबल डम्बल, यहाँ सॉरी यहाँ पे डम्बल, यहाँ पे स्फेरिकल, और डी ऑर्बिटल की डबल डम्बल शेप बनती हैं। और जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें आपको 5 शेप देखने को मिलेंगी, क्योंकि डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल के अंदर। तो इनकी जो शेप है आपको दिख रही होगी कि ये क्या है, डबल डम्बल शेप होती है। मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो नोड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नोड है। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर पी की बात करें तो दो नोड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको 4 जो फ्लावर की तरह दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये शेप आई कहाँ से, ये शेप हमें एग्जैक्टली ऐसे ही क्यों ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं अभी। सो हाउ डू वी नो अबाउट देयर शेप, इनके शेप के बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमने ऑलरेडी साई के बारे में डिस्कशन कर ली है, दैट इज साई इज अटोमिक ऑर्बिटल और ये क्या है, एक वेव फंक्शन है। तो जो अटोमिक ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो करता क्या है, उसमें हमें ये पता चलता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे होगी। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप के बारे में पता करेंगे। तो उसके लिए हमें दो ग्राफ अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अगर आपके दो ग्राफ समझ में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये कि जो बाकी के डायग्राम्स है वो भी कुछ इसी तरीके से बनाई गई होंगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की, फिर हम बात करेंगे 2s ऑर्बिटल की। तो 1s का अगर आप ग्राफ देखें तो जो फर्स्ट ग्राफ है, ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ ए लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ है वो किसके बीच में है? वो है साई, साई के बीच में और आर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है the orbital wave function psi and the variation of probability density psi square as a function of distance r of the electron from the nucleus। मतलब कि ये जो r यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो r आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से इस साइड को आते चलेंगे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता चलेगा। तो इस पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है होने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। दिस इज साई, दिस इज आर। नाउ अगर हम फर्स्ट ग्राफ देखें तो इस साई का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू आर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साई स्क्वायर की। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो साई स्क्वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की टेंडेंसी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही पीक पॉइंट पे है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, एकदम से ड्रॉप हुआ और फिर ये जीरो पे आगे चला गया, है ना। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास में होंगे और फिर बाद में वो एक जीरो पॉइंट, मतलब कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, ये 1s की डायग्राम है, तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अराउंड आपको यहाँ पे बहुत सारे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s ऑर्बिटल, हमें यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस के पास, एंड इट डिक्रीज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, और फिर वो एकदम से डिक्रीज होगी जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया तो लग गया कि न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और वहां पे न्यूक्लियस को फाइंड आउट करने की टेंडेंसी बहुत ही हाई रहेगी। तो वो किस केस में हुआ, ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है। ऐसे जब हम 2s की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है कि पहले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी और न्यूक्लियस के, और फिर यहाँ पे आके ये एकदम से ड्रॉप कर जाएगी।
लेकिन हमें एक और पीक यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, ठीक है, एक और पीक दिखा और फिर सडनली वो क्या होगी, फिर से डिक्रीज होगी। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें यही अंदाजा हो रहा है कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बीच में बिल्कुल खाली स्पेस है, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट पे बता रहे हैं आपको ये, ठीक है, बिल्कुल खाली स्पेस है। और फिर से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फिर से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें एक और पॉइंट पता चलता है कि 2s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले तो वो पीक पर गई, फिर वो डिक्रीज कर गई, ठीक है, डिक्रीज करी शार्पली टू जीरो, जीरो पे पहुंच गए, एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो छोटा सा आपको इंक्रीज यहाँ पे दिखेगा। आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा, कुछ पॉइंट पे पहुंचने के बाद इट डिक्रीज अगेन एंड अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो इन पॉइंट से हमें ये तो क्लैरिटी मिली कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका क्लाउड किस तरीके से होगा न्यूक्लियस के अराउंड, राइट। अब यहाँ पे 2s में हमें क्या पता चल रहा है कि बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, फिर बीच में खाली स्पेस होगा, यहाँ पे खाली स्पेस होगा, फिर अगेन यहाँ पे जाके फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से आपका क्या होगा, खाली स्पेस होगा। तो इस तरीके से आपकी डायग्राम जो है वो आपकी बनती चलेंगी, फिर 3s की इसके बाहर, फिर 4s की उसके बाहर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम वन बाई वन, जैसे 1s की बात करते हैं और एस ऑर्बिटल की बात की हमने, ऐसे भी हम पी की और डी की बात भी करेंगे। तो पहले हम एस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। So the reason where the probability density function reduces to zero is called nodal, मतलब जो नोडल सरफेस बन रहा है आपका ये बीच में, जहाँ पे 0 पॉइंट आ रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, नोडल कहते हैं, या फिर सिंपली नोड्स कहते हैं। एन ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। अब आपको अगर एस ऑर्बिटल के नोड्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, n-1 फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते चलेंगे, नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करते चलेंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में 1s ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे नोड्स नहीं होंगे, कोई नोड नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 2s हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे एक बीच में एक नोड आएगा, ठीक है, मतलब नोड का मतलब हुआ कि खाली स्पेस है वहां पे। उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही अब n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो वो इसके ऊपर आएगा इस तरीके से। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, n-1 नोड्स अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके हम नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या है, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज करते चलेंगे, नंबर ऑफ नोड्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, एंड सो ऑन। सो ये क्या बना दी हमने, इसकी बाउंड्री बना दी कि इतने से इसमें 1s होगा, इतने से इसमें 2s होगा, ठीक है। आप इसको देखो तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि बीच में आपके पास यहाँ पे देखो न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा। इधर बीच में न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फिर थोड़ा सा खाली स्पेस में फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स एक्चुअल में है क्या, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फीयर होगा। 1s and 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्फेरिकल है शेप में। बट इन रियलिटी ऑल दी एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब अगर 2s तक तो आपको दिखाया है, बट 3s 4s वो सारे ही क्या होंगे, स्फेरिकल ही होंगे शेप में। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करते चलेंगे कि पहले नोड्स आएंगे, पहले 1s आएगा, फिर बीच में नोड आएगा, फिर 2s आएगा, फिर एक और नोड, फिर 3s आएगा, फिर नोड, और फिर इस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। It is also observed that the size of the s orbital increases with increase in n, तो जैसे जैसे हम n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो डायग्राम देखो, 1s के केस में इतना सा स्फेरिकल था, लेकिन 2s के केस में ये थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, 3s के केस में और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही साइज भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होता चलेगा। सो 4s इज ग्रेटर देन 3s, दैट इज 2s एंड 1s, तो 1s सबसे छोटा होगा, एंड ऐसे अकॉर्डिंगली आपका साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो 1s होगा तो इलेक्ट्रॉन पास भी होगा न्यूक्लियस के, 2s होगा तो थोड़ा सा दूर,
3s होगा तो थोड़ा सा और दूर, और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन के जो लोकेट करने की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए। So in case of p orbital consists of two section called lobes, मतलब कि जिसकी जो शेप है वो डंबल है। डंबल मतलब जो आप जिम में यूज करते हैं डंबल, सेम वैसा ही डंबल। तो जैसे कि ये इसका एक लोब है और ये इसका दूसरा लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेक्शन होते हैं, इनको हम लोब्स कहते हैं। और जो बीच में आपको ये प्लेन दिख रहा है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहे होंगे, है ना, एक्स एक्सिस पे डंबल दिख रहे हैं। तो जो बीच का आपको ये जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फिर नोड कहेंगे, है ना। नोड का मतलब क्या हुआ, जहां पे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो टू फाइंड अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। देन दीज आर कॉल्ड एज लोब्स दैट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन। तो प्लेन के एक साइड पे होगा वो, दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से पास करेगा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच ईच अदर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है वो न्यूक्लियस से पास करेगा। न्यूक्लियस के इस साइड को एक लोब होगा और उस साइड को दूसरा लोब होगा, और बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, मतलब ये नोड होगा बीच में आपका। तो जो पी ऑर्बिटल होता है उनका नोड कहाँ पे होता है, सेंटर में, जहाँ पे प्लेन बनता है ना, ये वाला प्लेन आपको दिख रहा होगा, जेड वाला और ये वाई वाला। तो ये जो प्लेन यहाँ पे बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड्स। आप जितने भी यहाँ पे आपके शेप्स बनी हुई है आप सब में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इसमें जो प्लेन होगा वो इस यहाँ पे बीच में होगा, इन दोनों डंबल के लोब्स के बीच में। यहाँ पे जो होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेन इन्होंने बना के रखे हैं आपको। सो लाइक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे एस की बात की थी हमने कि कैसे साइज बढ़ता है, वैसे ही पी ऑर्बिटल में भी क्या होता है, साइज बढ़ता है और एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं, एनर्जी भी इंक्रीज होती है एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, राइट। सो 4p की ऑब्वियसली 3p से ज्यादा होगी एनर्जी और साइज भी, और 2p का सबसे कम रहेगा। ये आपका क्या है, एनर्जी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे एस आ गया, फिर पी आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये कैसे याद रखनी है वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 1s 2s 3 ऐसे करके, है ना। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग करो कि कैसे पी ऑर्बिटल की शेप बनती है और उनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आते हैं। So further, like s orbital, the probability density function of for p orbital also pass through value 0। ठीक है, जैसे कि s orbital में देखा था ना कि जो 1s था उसमें तो कोई नोड नहीं था, लेकिन जब 2s आया तो वहां पे एक नोड आया बीच में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होंगे, नोड्स आएंगे बीच में। नोड्स का मतलब क्या होता है, समझ गए ना अभी आप। ऐसा प्लेन जहां पे कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है। So beside at zero and infinite distance as the distance from the nucleus increases। तो obviously जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, पहले 2p जो होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, 3p न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा, है ना, 4p थोड़ा और दूर होगा। तो न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये होगी पी ऑर्बिटल की बात। अब हम बात करते हैं, सो इन d सब शेल देयर आर 5d ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनका नाम क्या होता है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। आपको शेप्स भी यहाँ पे जो शेप बनी हुई है वो भी आपको दिख जाएंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, डबल डंबल। ठीक है, जैसे कि p में एक ही डंबल बन रहा था ना, यहाँ पे दो डंबल बनते हैं। तो एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। मैक्सिमम आपको ये दिखे 1 2 3 4, 4 में तो यही है एग्जैक्टली, राइट। सो द शेप ऑफ फर्स्ट 4d ऑर्बिटल आर सिमिलर। जो पहले चार होंगे उनकी शेप क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन जो फिफ्थ वन होगा आपका, जो फिफ्थ वन होगा दैट इज डी जेड स्क्वायर, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। वो अदर से डिफरेंट रहेगा। बट ऑल 5 3, जितने भी 5 3d ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे 3D की बात की है, यहाँ पे 4D भी हो सकते हैं, 5D भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3D जो ऑर्बिटल होंगे ये इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में, मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब डी एक्स बाई की, डी वाई जेड की, डी एक्स जेड की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की एनर्जीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। द डी ऑर्बिटल फॉर विच एन इज ग्रेटर देन 3, अगर आप 3D नहीं ले रहे हैं और 4D ले रहे हैं तो 5D ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, शेप तो उन सबकी सेम रहेगी, ये वाली शेप जो है वो सेम रहेगी, बट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। जैसे जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट डी ऑर्बिटल होगा, वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास होगा। अगर मैं 3D की बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथेटिकली मान लो ये 3D है, ठीक है। तो उसके बाहर कौन सा आ जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 4D। उसके बाहर कौन सा आ जाएगा, 5D। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, और जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उनका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा बेटे, इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है। अब ये इंक्रीज क्यों होगा, कैसे होगा और क्या चेंजेस आएंगे, वो हम अभी आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके एंगुलर नोड में क्या चेंजेस आते हैं। सो वन एंगुलर नोड फॉर पी ऑर्बिटल, जैसे कि पी के लिए हमने क्या कहा कि वन एंगुलर नोड होगा, पी ऑर्बिटल के केस में वन एंगुलर नोड होगा। अब आप कहेंगे मैम ये एंगुलर नोड क्या होता है, तो इसको भी हम डिटेल में बात करते हैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए पी ऑर्बिटल का वन होता है और डी का टू होता है। अभी कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, हमें बात करते हैं अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको ये जो शेप है वो याद रखनी है, इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ पे ये नाम बहुत जरूरी है, ट्वेल्थ क्लास में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और ठीक है, तो ये शेप प्लस जो नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये सारे आपको याद करने हैं यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं नोट्स की, क्योंकि हमने अभी भी पिछले एक दो मिनट में हमने यही बात की कि नोट्स हैं, नोट्स हैं। तो नोट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो नोट्स बेटा एक सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करूं या 2s की बात करूं, ठीक है, 1s में तो होता ही नहीं है, क्योंकि 1s में तो डायरेक्टली वो न्यूक्लियस के पास होता है। अब 2s की बात करते हैं, तो 2s के केस में क्या होता है कि बीच में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो कलर का बाहर भी दिखाया हुआ है। तो 2s ऑर्बिटल में जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो बेसिकली जो नोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। रेडियल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम किसी स्फेयर में रेडियस निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेडियस कहाँ निकालते हैं, हम स्फेयर में ही निकालते हैं ना। तो बेसिकली जो रेडियल नोड्स होते हैं, वो रेडियल नोड इज अ स्फेयर, बेसिकली वो स्फेयर ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी ना टू एस ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाता था, 1s था, है ना, 1s था। और आपको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉड भी दिख रहा था ऐसे। पर उसके बाद आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लॉड नहीं दिख रहा था ना, इलेक्ट्रॉन क्लॉड जब नहीं दिखा उसके बाद फिर आपको एक बाउंड्री दिखी, वो किसकी थी, 2s की बाउंड्री थी। तो जो बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, एक्चुअली में ये भी क्या है, स्फेयर तो है ना, स्फेयर ही है अगर आप वैसे देखेंगे उसको थ्री डायमेंशनली। तो इस स्फेयर को हम क्या कह रहे हैं, रेडियल नोड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये किस केस में है, रेडियल नोड कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्फेयर होता है। ठीक है, जहाँ पे सर्कुलर शेप होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रेडियल नोड्स होते हैं। और रेडियल नोड्स में क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ठीक है। सेकंड होता है एंगुलर नोड्स। तो मैं आप कहेंगे कि मैम एंगुलर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंगल बनने वाले हैं, somehow yes but not exactly. सो एंगुलर नोड्स क्या होते हैं कि जो आपके प्लेन बनते हैं ना, किसी भी, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक एंगुलर नोड्स जो हैं वो एक ऐसा सरफेस होता है व्हेन नोडल सरफेस इज प्लेन, जब वो प्लेन हो और कोनिकल सरफेस हो। तो अगर आप इसको देखेंगे ना इस वाले डायग्राम को, तो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का एक कोनिकल सरफेस दिख रहा होगा, प्लेन, ठीक है, कोनिकल। तो एंगुलर नोड्स कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे तो कोनिकल सरफेस होता है, या फिर आपका कुछ इस तरीके से, जैसे आपको एग्जैक्टली कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्लेन दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे थोड़े से व्हाइट से कलर के, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये प्लेन है सरफेस, नोडल सरफेस है, प्लेन है, या फिर ये कोनिकल शेप में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंगुलर नोड्स कहते हैं। हालांकि ये बहुत डीप कंसेप्ट है, बट अभी आपके सिलेबस में जितना सा है आपको उतनी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे हमने कहा था ना पी ऑर्बिटल के केस में हम क्या कह रहे थे कि जैसे आपके पास एक शेप बन रही है, ये वाली शेप बन रही है, तो बीच में जो प्लेन बना ना, यहाँ पे जो प्लेन बनेगा, ये वाला जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन में जो आपके पास बीच में सेंटर में जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड बनेगा, इस प्लेन को ही हम क्या कह रहे हैं, इस प्लेन को ही हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर नोड कह रहे हैं। सो बेसिकली पी ऑर्बिटल में आपके पास एंगुलर नोड भी होता है और रेडियल नोड भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों साइड पे डम्बल भी बन रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जहाँ पे रेडियल नोड्स भी बनते हैं और एंगुलर नोड्स भी बनते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे उतने डीपली जाएंगे नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है, रेडियल नोड जो है वो क्या होते हैं, सफेयर के अंदर होते हैं, जैसे 1s 2s के केस में। और एंगुलर नोड कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पर की कोनिकल सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो। ठीक है, चलिए अब ये जो नोड्स हैं इनको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको एक ऑर्बिटल गिवन है और आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ऑर्बिटल, तो आप क्या कहेंगे। तो हमारे पास ये रूल है, ये फॉर्मूले, इनको आपको याद करना है। इनके बेसिस पे आप जितने भी एस के हैं या पी के हैं या डी के हैं, आप सबके इजिली
कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है, एजमेथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, एन माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड निकालने हैं तो वो डायरेक्टली एल के इक्वल होंगे, रेडियल नोड निकालने हैं तो एन माइनस एल माइनस वन के इक्वल होंगे। और अगर आपको टोटल निकालने हैं कि टोटल कितने हैं, रेडियल प्लस एंगुलर टोटल निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से वन वन और वन जो है, एल और एल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, एन माइनस वन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1s के लिए आपको निकालना है, तो 1s 2s और 3s के लिए एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मतलब एन है वो कितना होगा, वन, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री, ठीक है। वन टू थ्री है तो वन टू थ्री। और एल क्या होता है यहाँ पे, तीनों के केस में ही क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि एल जो है वो एस के केस में क्या होता है बेटे, जीरो होता है, जो हमने ऑलरेडी अपने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, राइट। अब हमें रेडियल नोड्स निकालने हैं, तो रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एन माइनस एल माइनस वन। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो, यहाँ पे कितना आ गया, वन, यहाँ पे कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर सकते हैं, बट हालांकि इतना बहुत बड़ा वो कैलकुलेशन तो है नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही है, इजी सी कैलकुलेशन है। एन यहाँ पे कितना है, वन है, एल क्या है, जीरो है, माइनस वन, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। सिमिलर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। और एंगुलर नोड्स कितने हो गए, एंगुलर नोड्स इक्वल्स टू एल। यहाँ पे एल कितना है, जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर भी सारी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अब बात करते हैं 2p ऑर्बिटल की। तो 2p और 3p के केस में, मतलब p ऑर्बिटल के केस में आपके पास n कितना आ गया, ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 3 है। अब L कितना होता है, L होता है P के लिए वन, ठीक है। L कितना होता है, मतलब एलजेब्रिक क्वांटम नंबर कितना होता है, P के लिए वन होता है, तो वन एंड वन। तो रेडियल नोड्स कितने आगे पास आपके पास यहाँ पे, दैट इज जीरो इन केस ऑफ 2p, और 3p के केस में कितने आगे, वन आगे। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू L, तो L यहाँ पे कितना है, वन है, तो इसलिए यहाँ पर भी एंगुलर नोड्स कितने आगे, वन आगे। 3D की केस की बात करते हैं, आप यहाँ पे 3D 4D 5D सबके लिए निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3D का एग्जांपल दिया है आपको। सो इन केस ऑफ 3D n इज इक्वल टू 3, और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। सो रेडियल नोड्स कितने हो गए यहाँ पे, जीरो, और एंगुलर नोड्स कितने हो गए यहाँ पे, दैट इज 2। तो एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू एल, तो कितने हैं एल यहाँ पे, टू है, तो एंगुलर नोड्स भी कितने हैं यहाँ पे, टू हैं। सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे कि नोड्स बताइए कि इसमें कितने होंगे, तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी ऑर्बिटल का इजिली नोड्स बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। Now next topic is energies of orbital, very important topic of this chapter. So एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे पहले, और फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब हाइड्रोजन एटम में हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वन इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो वन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, वन एस में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, वन एस में होते हैं। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, वन एस वन, ठीक है। मतलब कि वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल में है, और जो वन लिखा है ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन है। अब आपको ये सिखाएंगे हम आगे आने वाले लेक्चर में कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि वन एस वन हमने हाइड्रोजन के लिए मेंशन किया हुआ है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वन है, और वो किस ऑर्बिटल में है, एस में है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एस ऑर्बिटल जो है वो ये है आपका, ठीक है। ये क्या है, एस ऑर्बिटल है जो फर्स्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखेंगे ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में क्या है बेटे, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड आपको जो फर्स्ट स्फेयर यहाँ पे दिख रहा होगा वो क्या है, वन एस ऑर्बिटल है। जो सेकंड स्फेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, टू एस ऑर्बिटल है। और ये जो बाहर बिल्कुल बाउंड्री लाइन दिख रही है आपको ये स्फेयर, ये कौन सा है, थ्री एस ऑर्बिटल है। तो एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो आपको इसी तरीके से दिखता है, ठीक है। और जो बीच में आपको दिख रहा है शेप दिख रही है, डबल डम्बल, देखो ये वाली शेप, एक तो ये डम्बल बना और दूसरा देखो ये वाला बना, ये वाला, ठीक है। और तीसरा एक और पीछे से बन रहा है। तो ये जो तीन डम्बल यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या है, 2p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2p के ऑर्बिटल्स हैं ये। सो हम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आपके इस स्फीयर में हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस जो है वो फुल फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच के रख रहा है, ये आपको अभी ध्यान में रखना है, ठीक है।
So energy of an electron in hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number. ओके ठीक है, यहाँ पे 1 है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस केस में, हाइड्रोजन के केस में कैसे पता चलेगी हमें? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Thus, the energy of the orbital in hydrogen atom increases as follows. तो अब हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी उसका क्या ऑर्डर रहेगा? दैट इज 1s सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है, फिर 2s आएगी थोड़ी बड़ी। अब जो 2s और 2p होंगे ये क्या होंगे? सेम एनर्जी पे होंगे, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है। हालांकि ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? सेम है। सो 2s इज इक्वल टू 2p। सिमिलरली अब 3s जो है वो इनसे बड़ा होगा एनर्जी वाइज, तो 3s इज इक्वल टू 3p, है ना, और 3d। तो क्योंकि ये तीनों ही क्या है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हैं, तो इसलिए इनका सेम आ गया। तो आगे भी सेम रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 4s, मतलब 4s की हाईएस्ट रहेगी और फिर इन तीनों की फर्दर क्या होगी? चारों की इक्वल रहेगी। तो बेसिकली जिनकी जो एनर्जीज हैं वो सेम है, जैसे 2s और 2p की सेम है, 3s 3p और 3d की सेम है, 4s 4p और 4d और 4f की सेम है, तो उनको हम इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। आपको याद रखना है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है जी। तो orbitals having the same energy are called degenerate orbitals, very very important point। और इंटरेस्टिंग भी, जो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब हमने जो इतने भी मॉडल्स थे, पूरी थ्योरीज थी, वो पढ़ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है एटम के अंदर। बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ पे एटम के अंदर, ठीक है। अब हम उस तरफ को जा रहे हैं। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं चैप्टर की एंडिंग पे हम पहुंच गए हैं अभी। सो तो ये क्या हो गया? डिजेनरेट हो गए। अब 1s ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होगा, है ना, सबसे स्टेबल कौन होगा? 1s, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में जो 1s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो ग्राउंड स्टेट पे होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला गया, मान लो 2s में चला गया, 2p पे चला गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने, that is called ground state, and an electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus, मतलब न्यूक्लियस जो है उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा है। An electron in the 2s 2p or higher orbital in a hydrogen atom is in excited state। तो अगर किसी रीजन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ रहा है दूसरे ऑर्बिटल पे, दूसरी एनर्जी स्टेट पे, तो उनको हम क्या कहेंगे? फिर एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये किसकी बात हुई बेटा? हाइड्रोजन एटम की बात हुई है। और ये जो हमने ऑर्डर यहाँ पे देखा, ये भी किसका ऑर्डर है? ये भी हाइड्रोजन का ही ऑर्डर है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट जरूरी तो नहीं है कि सभी एटम के पास एक ही होगा। कईयों के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं, कईयों के पास 3 भी हो सकते हैं, कईयों के पास 10 हो सकते हैं, है ना। तो एटम इलेक्ट्रॉन तो आपके पास, एटम के पास कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एटम आप ले रहे हैं वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे। सो अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की एनर्जी बतानी हो इलेक्ट्रॉन की, तो उस केस में वो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो वो डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, जिसको कि हम मतलब शेल के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करेगी एजमिथल क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। दो फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजमिथल क्वांटम नंबर। मतलब कि शेल के ऊपर और दूसरा सब शेल के ऊपर। शेल का मतलब हुआ KLMN शेल, सब शेल का मतलब हुआ S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, ठीक है। और ऐसे बोलूं तो N और L। अब यहाँ पे देखो, अब ये सेम हमारे पास जो पीछे हमने डायग्राम देखी वही डायग्राम है, बट यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट करना है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे इधर भी हो सकते हैं, 1s ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 में भी हो सकते हैं, ठीक है, 2s में भी हो सकते हैं, 3s में भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास, ठीक है, 3s में भी हो सकते हैं। इवन जो आपके पास यहाँ पे p ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा हैं। अब उस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स रहेगी जिसको हम क्या कहेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस कहेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होगी? वो इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इनके बीच में क्या होगी? रिपल्सिव फोर्सेस होंगी आपस में। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। कौन कौन सी? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ठीक है, और दूसरी रिपल्सिव इंटरेक्शन।
अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कहाँ होगी, जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ है, और रिपल्सिव कहाँ होगी, जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और दूसरा की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं सारे ये। अब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसमें जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे हमने पीछे देखा था वहां पे, जैसे 1s 3s सब उस तरीके से आ रहा था, 3s 4s है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4s जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू 3d। ठीक है, और 6s जो है वो उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू 5d। अब ये ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये क्यों हुआ, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबशेल इज द म्यूचुअल रिपल्शन। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और वो रिपल्शन जो है वो कुछ ऐसा वहां पे फोर्सेस पैदा कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी एनर्जी स्टेट्स जो है वो चेंज हो रही हैं। अब इस पॉइंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में काफी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, राइट। अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कम हुई, क्यों इस 3d की ज्यादा हो गई 4s से, या 5d की ज्यादा होगी 6s से, इस पॉइंट को हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी अगले वाले स्लाइड में। सो रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ऑब्वियसली मल्टी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। So, the stability of an electron in a multi-electron atom is because अब उनकी एटम तो स्टेबल हैं ही, चाहे फिर वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन हो। तो एटम जो है वो स्टेबल कैसे हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम स्टेबल कैसे हुआ, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इसलिए है क्योंकि वहां पे जो टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आ रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव इंटरेक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रही है उस फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स हुई, फिर जो न्यूक्लियस की फोर्स है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस की जो फोर्स है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्सेस। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स आ रही है, या जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट की पहले मैं आपको एक ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अब बाहर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल है, और फिर उसके बाद सेकंड ऑर्बिटल है, और उसके बाद फिर थर्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 1s ऑर्बिटल होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से होंगे 1s के पास। ठीक है, 1s के पास ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, उसके बाद फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे ये होगा कि जो फर्स्ट जो ऑर्बिटल होगा आपका 1s, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की तरफ से वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे जैसे अब आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वो एक तो डिस्टेंस बढ़ गया है, और दूसरा कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं। ठीक है, क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस से जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। शील्ड का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना आप, जैसे कि बीच में आपने कोई, जैसे मान लो फैन लगा हुआ है, फैन के आगे आप खड़े हैं, अब जो आपके पीछे खड़ा होगा उसको हवा नहीं जाएगी क्योंकि आप उसके बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, शील्ड कह रहे हैं। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर शेल वो वीक हो जा रही हैं। ठीक है, अब क्यों वीक हो रही है, क्योंकि जो सेंटर में बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैम पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जब कोई एटम जो है, जब कोई एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाई होगा, एटम का एटॉमिक नंबर हाई होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। एटॉमिक नंबर हाई होगा ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे।
तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी जो इंटरेक्शन फोर्सेज होंगी टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। हालांकि शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे, बट उसके बाद भी यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से इंटरेक्शन फोर्सेस तो हैं। इसीलिए तो जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो यहाँ पे अब फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे हम। सो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी बढ़ेंगी। पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि एटम जो है उसका साइज बढ़ रहा है, उसका अटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो हमने अभी एक्सप्लेन भी किया। क्योंकि यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, ठीक है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, वहां तक जो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की इंटरेक्शन है ऑफ न्यूक्लियस की वो नहीं पहुंच पा रही, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं ये। ठीक है, the effect will be lowered due to partial screening of positive charge। अब ये इफेक्ट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में और उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पार्शियल स्क्रीनिंग है। जिसको पार्शियल स्क्रीनिंग का मतलब है कि कंप्लीटली वो उसको स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीटली वो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट पार्शियल है, कम है, ठीक है, आधा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको फैन का, कि मैं आगे खड़ी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे पीछे खड़ा होगा उसको बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी, आएगी बट कम आएगी। दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल। जिसको हम क्या कहेंगे, शील्डिंग ऑफ आउटर शेल, मतलब आउटर शेल को शील्ड कर दिया है। किसने शील्ड किया है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने। and the net positive charge experienced by the outer electron is known as effective nuclear charge। अब जो शील्डिंग इफेक्ट के टाइम पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्सपीरियंस करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं अब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड कैपिटल जेड और इफेक्टिव का ई डबल एफ ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेड ई लिखा होता है ना, तो जेड ई क्या है, जेड ई इज द पॉजिटिव चार्ज, सिंबल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जेड इफेक्टिव ई क्या हो गया, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं। और लास्ट पॉइंट इज, the lower the value of n plus l for an orbital, the lower is its energy। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने अभी डिस्कस किया ना पीछे, क्या डिस्कस किया हमने, कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है ना, हमने पीछे बात की इस पॉइंट की। अब ये क्यों कम हुई, और ये कम हुई तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो उस चीज के लिए पॉइंट है ये, कि जो लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, जिस भी केस में आपकी ऑर्बिटल की वैल्यू कम होगी, लोअर इज इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो मतलब कि 4s की जो n प्लस एल वैल्यू होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 3d। बट अगर कोई ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जहां पर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जा रही है, ठीक है, मान लीजिए कि 3d और उसके आगे जो ऑर्बिटल आ रहा है उसकी जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है, सेम वैल्यू आ गई n प्लस एल की, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जिसके n की वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब इस टेबल को ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल है 1s 2s 2p, ठीक है, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यूज भी हैं और l की वैल्यूज भी हैं। हमें पता है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, और जो क्वांटम नंबर वो तो गिवन है 1 and 2। अब यहाँ पे n प्लस एल रूल लगाएंगे हम, तो ये आगे 1 ये आगे 2, तो वो तो एज इट इज इसकी एनर्जी स्टेट ऐसे ही चल रही है, 1s की कम है 2s की ज्यादा है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे 2p की कितनी आ गई, n प्लस एल वैल्यू 3 आ गई, लेकिन 3s की भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, तो अब किसको प्रेफरेंस देंगे, हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिसका की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n कम होगा। तो 2p और 3s में किसका n की वैल्यू कम है, 2p की कम है, तो इसीलिए 2p हैज लोअर एनर्जी देन 3s। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको, कि n प्लस एल वैल्यू अगर सेम आती है आप किसी भी दो ऑर्बिटल की, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसकी n की वैल्यू लो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके हमारे पास 4s और 3d जो है वो कैसे इस तरीके से आए।
अब देखो यहाँ पे जो 4s है उसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और जो 3d है उसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू जिसकी लो वैल्यू होगी ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटे, लो होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं एनर्जी, वो जो सीरीज, तो हम कह सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो बेसिकली यहाँ तक तो चलो आपको याद हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक तो याद हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पे जाके 4s 3d में, उसके आगे जब जाएंगे तो और कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करके हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को यूज करो और कंफ्यूजन को दूर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि n प्लस एल वैल्यू किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, सीरीज में किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3d और 4p की जो n प्लस एल वैल्यूज है वो सेम आ रही है, कितनी आ रही है, 5 एंड 5 आ रही है। तो ऑब्वियसली जो 3d है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है क्योंकि उसकी n की वैल्यू 3 है ना, कम है एज कम्पेयर टू 4। यहाँ पे n कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 जो लोअर होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, दिस इज सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I'll see you in the next lecture. And one more thing, if you want these PDF notes, then you can comment or join the Telegram channel.